जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। मैं राम कुमार एक बार फिर नौकरी योद्धा चैनल पे बीपीएससी एईडीओ के लिए सेट थ्री की पूर्ण एनालिसिस के साथ उपस्थित हूँ। दोस्तों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरा सेट 1 एंड सेट 2 का पूर्ण एनालिसिस देखे होंगे और इस वीडियो को भी आप देखने के लिए तैयार हैं। तो चलते हैं अगले नए वीडियो की ओर। तो ये रहा मेरा पहला क्वेश्चन। दोस्तों, मैं सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है वो कॉमन एरर से संबंधित है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, द फर्नीचर पी इन दिस रूम क्यू आर मेड ऑफ द टीक वुड और नो एरर इस। दोस्तों, आपको एरर फाइंड आउट करना है कि एरर कहाँ है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सेंटेंस में फर्नीचर, द फर्नीचर, तो सबसे पहले जब भी कॉमन एरर आप बनाएं तो सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट देखना सबसे पहली बात है कि आप एक सिस्टमैटिक अप्रोच अप्लाई करें। सिस्टमैटिक अप्रोच अप्लाई का मतलब कि आप सबसे पहले सब्जेक्ट और वर्ब के साथ एग्रीमेंट देखें। तो आप यहाँ अगर फोकस करें तो फर्नीचर के साथ वर्ब और एक्जुलरी वर्ब, और आपको पता होना चाहिए कि फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन है। फर्नीचर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। शॉर्ट में मैं लिखा हूँ यू, अनकाउंटेबल नाउन UN। अनकाउंटेबल नाउन जो होता है, अनकाउंटेबल नाउन आप नोट कर लें। क्या जब भी अनकाउंटेबल नाउन आए, अनकाउंटेबल नाउन का मतलब कि वैसी चीज़ें जो किसी को गिनती नहीं किया जा सके। तो अगर अनकाउंटेबल नाउन हो तो वर्ब जो होगा हमेशा वर्ब क्या होगा? सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। वर्ब होगा सिंगुलर वर्ब। एग्जाम्पल के तौर पे अगर अनकाउंटेबल नाउन की बात करें तो वाटर आप ले लें, मिल्क ले लें। तो उसी तरह से फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके लिए वर्ब सिंगुलर होना चाहिए। आप क्या है, यहाँ पे वर्ब आर है तो आर की जगह पर क्या होना चाहिए? इज। यानी एरर आपका आर पार्ट में एरर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगले क्वेश्चन में आप देखेंगे कि सी इज द बेस्ट among all the two sisters. She is the best B part among all the two Q sisters R part and no error S. इसमें एरर आप जैसा कि सेंटेंस में देख रहे हैं कि सी इज, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बिल्कुल ठीक है। और among all the two फोकस करेंगे। among का यूज 2 के लिए नहीं, मोर देन 2 के लिए होता है। आप नोट कर लें, अमंग का जो यूज होता है वो मोर देन 2 के लिए होता है। मोर देन 2 के बीच के सेंस के लिए होता है, लेकिन मोर देन 2 के सेंस में। यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 है, तो यानी कि अमंग नहीं, क्या होना चाहिए? बिटवीन होना चाहिए। और बिटवीन का यूज होता है 2 के बीच के लिए। तो इस तरह से अगर एरर कहें तो आपका एरर क्यू पार्ट में एरर है। तो बिटवीन ऑल द टू, यानी पूरा सेंटेंस का सी इज द बेस्ट बिटवीन ऑल द टू सिस्टर्स। अगले क्वेश्चन में चलता हूँ दोस्त। अगले क्वेश्चन में है, देखेंगे, ही अलोंग विथ हिज फ्रेंड्स, he along with his friends were present in the meeting। तो इस पूरे सेंटेंस को पढ़ने के बाद आपको सबसे पहले क्या है कि वर्ब के अनुसार मैं
बार बार आपको बोल रहा हूँ कि एक सिस्टमैटिक अप्रोच से आप चेक कर रहे हैं। तो आप क्या करें कि वर्ब के अनुसार आप सब्जेक्ट का एग्रीमेंट करें। तो आपको कन्फ्यूजन होगी कि अलोंग विथ के साथ आपको वर्ब और सब्जेक्ट का एग्रीमेंट। तो आपको दो सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट ए और एक सब्जेक्ट ए, लेकिन आपको देखना है कि किसके अनुसार वर्ब का एग्रीमेंट होगा। तो बिल्कुल कहना सही है। तो मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, इन चीज़ों को हमेशा याद रखेंगे। अगर सब्जेक्ट वन along with प्लस along with और सब्जेक्ट टू इस तरह से अगर हो तो इसके साथ जो वर्ब का एग्रीमेंट होगा वो किसके साथ होगा? तो इसके साथ अगर along with हो, along with के अलावा भी होता है in addition to अभी अगर हो तो in addition to इसके साथ भी इसी तरह से। और इन एडिशन टू नहीं हो के हो सकता एज वेल एज हो, एज वेल एज, ये तीन का एक ही कंडीशन है। ओ सॉरी, एज वेल एज। तो एज वेल एज तो अगर दो सब्जेक्ट या दो प्रोनाउन अगर जो भी along with, इन एडिशन टू और एज वेल एज से जुड़ा हो तो जो सब्जेक्ट फर्स्ट जो नियरेस्ट नहीं है, दूर वाला जो सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट आगे वाला जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार वर्ब का एग्रीमेंट होगा। हमेशा याद रखें, along with, इन एडिशन टू और एज वेल एज आएगा तो जो इन तीनों से पहले आ रहा है उसके अनुसार होगा। तो आप जैसा तो ही के अनुसार होना चाहिए, तो ही के अनुसार वर नहीं, यहाँ होगा वाज। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्त आपका जो भी होगा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। तो आप तीन चीज़ को आप यहाँ पे एरर, इस एरर के थ्रू आप तीन एरर को कवरेज कर गए, along with या इन एडिशन टू या एज वेल एज हो। जो आगे सब्जेक्ट आ रहा है उसके अनुसार आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होगा। तो एरर पार्ट हो गया, वाज प्रेजेंट होना चाहिए, तो यहाँ वर प्रेजेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलता हूँ। स्कार्सली हैड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट नो एरर। बहुत इंपॉर्टेंट एरर है, मैं कल भी डिस्कस किया हूँ पिछले वीडियो में, वहाँ पे हार्डली का यूज हुआ था। तो फिर रिपीट मैं कर रहा हूँ चीज़ों को। आप जब भी सेंटेंस का देखें कि अगर स्कार्सली से शुरू हो या हार्डली से शुरू हो, दोस्त आपकी इंग्लिश अच्छी है या नहीं इससे कोई मैटर नहीं करता है। आप, मैं जो आपको ट्रिक बता रहा हूँ, अप्रोच बता रहा हूँ, वो आप बिल्कुल फॉलो करें। आप 30 दिन के बाद आप बहुत ही इजीली जो AETO के लिए जो BPSC मैंडेटरी कर रखी है कि इंग्लिश क्वालिफाइंग करना है, तो आप फोकस रहें, हल्के में ना लें। तो इस तरह से अगर आप फॉलो करेंगे तो एरर को फाइंड आउट इजीली कर लेंगे। तो अगर कोई सेंटेंस कॉमन एरर में देखें कि स्कार्सली या हार्डली से हो तो जस्ट देखें कि ऑक्सिलरी वर्ब रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? ऑक्सिलरी वर्ब आना चाहिए। यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब नहीं तो डीड होगा नहीं तो हैड होगा, दोनों में से कोई हो सकता है। सेंटेंस के अनुसार आप देखेंगे, ठीक है, तो आप ऑक्सिलरी वर्ब का यूज होगा। और इसके साथ जो क्लॉज यूज होता है, अगर स्कार्सली है तो आप व्हेन का यूज करें, यहाँ पे केयर करेंगे। स्कार्सली होगा तो व्हेन करेंगे, और अगर हार्डली हो तो देन का यूज करेंगे। तो ये आप क्लियर रहना चाहिए, कन्फ्यूजन एग्जामिनेशन हॉल में आपका नहीं हो। तो आप इस तरह से आए, अगर इसके आधार पे आप देखिए, चेक कीजिए,
स्कार्सली में बताया स्कार्सली है। इसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब है, बिल्कुल सही है, तो ये पार्ट भी सही है। हैड आई रीच द स्टेशन, ये पार्ट भी सही है। और उसके बाद दैन, अरे स्कार्सली के साथ वेन यूज होता है, दैन नहीं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, वेन यूज करेंगे। तो बस ये दोनों से यही एरर आपको मिलेगा। दो तरह का एरर होता है, स्कार्सली वाला ऑक्सिलरी वर्ब में भी गलती करता है बहुत बार। मैं अगले एरर में आपको दिखाऊंगा, ठीक है। चलते हैं, मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या है, कॉमन एरर में है, इफ आई वॉज अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। फ्रेंड बहुत ही मार्केबल कॉमन एरर है, इससे भी रिपीटेशन बहुत बार देखा जाता है। तो आप इन चीज़ों को समझें। सबसे पहले एरर फाइंड आउट करने से पहले मेरा जो ट्रिक है इस चीज़ को आप समझें। अगर कोई सेंटेंस इफ से शुरू हो या आई बीस से शुरू हो तो ये काल्पनिक बात करता है। ये क्या है, काल्पनिक, जो कि संभव नहीं है, या है तो बहुत कम संभावना है होने का। तो आई बीस और इफ से कोई सेंटेंस शुरू हो तो ये काल्पनिक बात है। आप जानते हैं कि आई के साथ वाज का यूज होता है, आई के साथ वाज जनरली सेंटेंस में। जैसे आई वाज गोइंग टू द स्कूल, तो आई वाज गोइंग टू स्कूल का मतलब कि आई के साथ वाज जनरल सेंटेंस में आप यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर काल्पनिक बात हो जो संभव नहीं होना, तो उस सिचुएशन में आई के साथ वाज नहीं वेयर का यूज होता है। वर, वेयर और वर दोनों प्रोनाउंसिएशन होता है, तो आई के साथ वर का यूज करते हैं, ठीक है। तो एक तो आप ये याद रखेंगे, और दूसरे तरफ जो क्लॉज होगा वो वुड आना चाहिए। क्या आना चाहिए, वुड। समझिए चीज़ों को, इफ या आई बीच से कोई सेंटेंस शुरू हो तो उसके बाद आई के साथ वाज नहीं वेयर का यूज होगा, और जो दूसरे पार्ट में जो दूसरे पार्ट का सेंटेंस है उस सेंटेंस में वुड का यूज होगा। तो आप देखिए इसके अनुसार एरर फाइंड आउट कीजिए। इफ आई, कल इस सेंटेंस का क्या मतलब है, यदि मैं चिड़िया होता तो आकाश में उड़ता। ये काल्पनिक बात है, ये संभव नहीं है। ये जो काल्पनिक बातें हो रही है, जिस तरह से आप बोल सकते हैं इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया आई वुड हेल्प द पुअर, ऐसा आप बोल सकते हैं। तो भाई संभावना कम है कि आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट बहुत ही कम संभावना है। यहाँ तो पूर्ण रूप में 100% है कि आप चिड़िया कभी हो ही नहीं सकते हैं। तो इफ जैसे काल्पनिक सेंटेंस देखेंगे तो यहाँ बाज नहीं, क्या होगा, यहाँ आई के साथ क्या होगा, या वेयर का यूज करेंगे, वर, ठीक है। और आगे वुड लगा हुआ है, यानी सेंटेंस सही है, ठीक है। और इसका एक और स्ट्रक्चर होता है, बट अभी आप दो स्ट्रक्चर में बता रखा हूं। अब चला गया अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन दोस्त, शी इंसिस्टेड टू गो विथ हिम। एरर फाइंड आउट करें क्या है। तो यहाँ सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब की बात है, तो देखिए शी इंसिस्टेड यानी कि पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, कोई बात नहीं, सेंटेंस पास्ट सिंपल में हो सकता है। टू गो विथ हिम, इंसिस्ट का मतलब क्या होता है, तो इंसिस्ट के लिए सबसे पहले प्रीपोजिशन में आप पढ़े होंगे। प्रीपोजिशन देखिए, अगर प्रीपोजिशन आप जानते हैं तब कर पाएंगे, अदरवाइज अगर नहीं जानते हैं तो इसके लिए कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। तो इन चीज़ों को जानना होगा। और इंसिस्ट वही उसी का जानना है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछता है। इंसिस्ट का मतलब क्या हो गया, इंसिस्ट के लिए सबसे पहले बात आप समझे कि इंसिस्ट के साथ ऑन आता है और अपॉन आता है, दोनों आता है। और इसके बाद नॉन भी हो सकता है, अगर नॉन है तो नॉन, अगर वर्ब है तो भी फोर का यूज होगा,
ठीक है। तो इंसिस्ट ऑन या अपॉन का मतलब कि किसी चीज़ में अड़े रहना, किसी चीज़ पे जिद कर डालना, ठीक है। तो इंसिस्ट ऑन का मतलब कि आप डिमांड भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं कि किसी को इंसिस्ट करना, यानी कि फोर्सली उसको मजबूर करना। जैसे क्या सेंटेंस कि सी इंसिस्टेड ऑन गोइंग विथ हिम होना चाहिए। तो यहाँ पे एरर क्या है, यहाँ पे टू नहीं ऑन होगा, और जब ऑन होगा तो गोइंग। सेंटेंस का स्ट्रक्चर में ऑन के बाद क्या, V4 जिरंड का यूज करना। V4 का मतलब V1 प्लस ING, ठीक है। इन्फिनिटी के बाद कभी भी हमेशा जिरंड का यूज होता है, एक्सेप्शन को छोड़ के। सॉरी, इन्फिनिटिव के बाद हमेशा V1 का यूज होता है। एक्सेप्शन कुछ हैं जिसके साथ जिरंड का यूज होता है, जैसे एडिक्टेड टू गैम्बलिंग, तो वो एक्सेप्शन है जो कि आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो इसके साथ मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन में। अब अगले क्वेश्चन में क्या है कि आप चूज द वर्ड सिमिलियर इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड, माने ये जो वर्ड लिखा है, ये जो वर्ड दिया गया है, इसका सिमिलियर वर्ड ढूंढना है। अवेट, मैं आपको हिंट करता हूँ दोस्त, अवेट का मतलब होता है कमना, कम हो जाना। तो अवेट का मतलब क्या है, एक आप बोल सकते हैं रिड्यूस, क्या, रिड्यूस, वर्ड पावर को इनरिच करें। अवेट का मतलब रिड्यूस, अवेट का मतलब रिड्यूस, ठीक है। तो रिड्यूस, अब रिड्यूस का सेंस तो बहुत हो सकता है। अगर रिड्यूस का सेंस देखेंगे तो बहुत सारे सेंस में आप अवेट का यूज जो पर्टिकुलर, अगर करेक्ट जो वर्ड देखेंगे तो थोड़ा डिफरेंट है। तो रिड्यूस हो गया, या सब साइड लिख सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको पेन हो रहा है बॉडी में, हेडेक हो रही है, तो आप क्या करते हैं, मेडिसिन लेते हैं। तो मेडिसिन क्या करता है, अवेट कर देता है पेन को। तो आप बोल सकते हैं द मेडिसिन अवेट्स द पेन। ओके, आपको सर दर्द है, हेडेक, तो कुछ भी अवेट का मतलब कि रिड्यूस, सबसाइड। या आप बोल सकते हैं जैसे अगर नेचुरल चीज़ जो भी अगर डिक्रीज होता है, जैसे मैं बोलूँ आपको पेन हो रहा है, तो पेन नेचुरली है, आपके बॉडी में है, तो उसका डिक्रीज होना वो आपको आंखों से दिखाई तो नहीं दे रहा है, बट वो, तो उस तरह से आप बोल सकते हैं कि अवेट पेन। स्टॉर्म, तूफान को कम जाना, वहाँ भी अवेट का यूज होता है। तो करेक्ट ऑफ जो वर्ड्स आप जब सीखेंगे तो उससे फिल इन द ब्लैंक्स आपका जो है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तो मैं वर्ड पावर पे दो वर्ड आपको, 2-3 वर्ड आप देखें और उसके साथ साथ आप करते चले जाएं, तो आपका वर्ड पावर एनरिच हो जाएगा, ठीक है। तो मैं चलता हूँ अगले। अवेट का मतलब क्या है, इंटेंसिफाई। मैं बता देता हूँ, इंटेंसिफाई मीन्स इंक्रीज करना होता है। आपको क्या सिमिलर वर्ड है ना, ठीक है। इंटेंसिफाई मतलब इंक्रीज करना, अवेट मीन्स कम करना, अवेट मीन्स कम करना, इंक्रीज, इंटेंसिफाई बढ़ाना। डिमिनिश, डिमिनिश मीन्स कम करना। डिमिनिश का वर्ड होता है ड्विंडल, एक वर्ड होता है ड्विंडल, ड्विंडल। डिक्लाइन, डिक्लाइन मीन्स कम होना। ड्विंडल का मतलब होता है किसी चीज़ का धीरे धीरे कम होना, ठीक है। तो डिक्लाइन। प्रोलॉन्ग का मतलब होता है स्ट्रेंथेन। प्रोलॉन्ग का मतलब किसी चीज़ को, प्रोलॉन्ग, प्रोलॉन्ग का मतलब किसी चीज़ को लंबा करना, ठीक है। मेक समथिंग लॉन्गर, इसको कहना है मेक समथिंग लॉन्गर। अब 45 का मतलब होता है स्ट्रेंथेन, इसका मतलब होता है स्ट्रेंथेन, किसी चीज़ को मजबूत करना, तो बोलते हैं 45।
ठीक है, तो इसके अनुसार देखा जाए तो आपका क्या है, सिमिलियर वर्ड है, तो अबेट मीन्स कॉमन, तो डिमिनिश मीन्स कॉमन होना। ये वर्ड बार बार पूछता है, इसलिए आप इन चीज़ों को इस तरह से आप समझेंगे तो आप कभी एग्जामिनेशन हॉल में आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अब अगले वर्ड की ओर मैं जा रहा हूँ। अगला वर्ड क्या है, फ्रीवलस। फ्रीवलस का मतलब क्या है, फ्रीवलस का मतलब क्या, कि कोई फ्रीवलस का मतलब होता है तुच्छ, नॉट इम्पॉर्टेंट। फ्रीवलस का मतलब नॉट इम्पॉर्टेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट, जिसको बोल सकते हैं तुच्छ। क्या बोल सकते हैं, तुच्छ। तो इस तरह से फ्रीवलस वर्ड का यूज जब करते हैं तो आप चीज़ों को वर्ड करेक्ट चीज़ों वर्ड्स के तहत आप चीज़ों को समझने का प्रयास करें। बट अभी तो वर्ड पावर है, तो बहुत सारे वर्ड पावर हैं, धीरे धीरे मैं इन चीज़ के बारे में आपको बताते जाऊंगा। फ्रीवलस का अगर देखें तो सीरियस तो नहीं, सीरियस तो नहीं होगा, तुच्छ या नॉट सीरियस इसका अर्थ होता है फ्रीवलस, तो सीरियस नहीं होगा, सॉलेम नहीं है, ट्रिवियल, ट्रिवियल मीन्स होता है तुच्छ यानी नॉट इम्पॉर्टेंट, नॉट सीरियस। और ग्रेव, ग्रेव का मतलब सीरियस। ग्रेव का दो मीनिंग आप याद रखेंगे, एक नाउन के रूप में देखेंगे तो कब्र जो बोलते हैं ना, कब्र, उस कब्र को बोलते हैं ग्रेव। जैसे वन सिचुएशन में देता है, क्या बोलेगा, आ प्लेस वेयर डेड बॉडी इज बेरिड, वह प्लेस जहाँ पे डेड बॉडी को गाड़ा जाता है तो उसको ग्रेव कहते हैं। लेकिन यहाँ पे दोस्त नाउन नहीं, एडजेक्टिव के रूप में हो जाता है। एडजेक्टिव के रूप में जब यूज करेंगे तो इसका मतलब हो गया कि ग्रेव मीन्स सीरियस। अगर आपको बोले इट इज़ अ ग्रेव इशू, तो इसका मतलब मैं बोल रहा हूँ कि यह सीरियस इशू है, तुच्छ इशू नहीं है। ग्रीवियस, ग्रेव मैटर, तो ग्रेव मैटर का मतलब ये जो मैटर है काफ़ी ही सीरियस मैटर है। तो इस तरह से आप चीज़ों को समझे। अवेट वर्ब था और फ्रीवलस क्या था, फ्रीवलस का मतलब फ्रीवलस एडजेक्टिव है। फ्रीवलस इशूज मैंने ऐसा इशू जिसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, तुच्छ है। तो ठीक है, चलता हूँ अगले क्वेश्चन में। चूज द वर्ड सिमिलियर इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। लूसिड, लूसिड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। लूसिड का मतलब क्या होता है, इजी टू अंडरस्टैंड। लूसिड का मतलब क्या है, इजी टू अंडरस्टैंड। अगर दूसरे रूप में कहें तो क्लियर, स्पष्ट। मैं हिंदी भी लिख देता हूँ क्योंकि स्पष्ट यानी कि कुछ भी छुपा हुआ नहीं होना। ठीक है, यानी घुमा फिरा का बात कुछ नहीं को स्पष्ट होता है। लूसिड स्टेटमेंट, अगर कोई बोलेगा लूसिड एक्सप्लानेशन, अब जैसे मैं बोल रहा हूँ अभी लूसिड एक्सप्लानेशन, तो लूसिड एक्सप्लानेशन का मतलब क्या है, एक्सप्लानेशन। ठीक है, तो लूसिड एक्सप्लानेशन का मतलब कि मेरा जो व्याख्या है वो क्लियर व्याख्या है, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं, कुछ भी छुपा हुआ नहीं, सारा चीज़ अस्पष्ट है, तो उसको बोलते हैं लूसिड। ठीक है, ऑब्सक्यूर, ऑब्सक्यूर का मतलब, ऑब्सक्यूर का मतलब होता है नॉट क्लियर। मैं पिछले सेट में इन वर्ड के बारे में बता चुका। ऑब्सक्यूर में नॉट क्लियर, तो आपको क्या है मीनिंग सुनना है, इसमें सिमिलर वर्ड है। ठीक है, ओके। तो ऑब्सक्यूर तो नॉट क्लियर हो गया, ऑब्सक्यूर नॉट क्लियर, नॉट क्लियर। एम्बिग्यूअस मीन्स नॉट क्लियर, योर स्टेटमेंट इज एम्बिग्यूअस, यानी आपका स्टेटमेंट से कुछ ना कुछ पीछे छुपा हुआ है, यानी क्लियर नहीं आप बता रहे हैं, कुछ ना कुछ राह छुपा रखे हैं, तो एम्बिग्यूअस यानी ये नॉट क्लियर। एक क्लियर, एक वर्ड क्लियर है तो सिनोनिम्स आपका क्लियर होगा, यानी लूसिड का मतलब क्लियर, इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, अब मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन में। सगेशियस, सगेशियस का मतलब क्या है, सगेशियस का मतलब एडजेक्टिव है, ए एडजेक्टिव है। पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझें, पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर आप नहीं समझेंगे तो वर्ड पावर का सही यूज नहीं कर पाएंगे। एडजेक्टिव
का सेंटेंस में बहुत बड़ा यूज है। ये डेकोरेशन का वर्क करता है। जिस तरह से आप गुलदस्ता को सजाते हैं ना, तो सेंटेंस में गुलदस्ता की तरह वर्क करता है। आपका सेंटेंस को काफ़ी ये सुंदर बनाता है और आपका एक्सप्रेशन को ये क्लियर करता है। सगेशियस, सगेशियस का मतलब होता है वाइज। वाइज बोले तो बुद्धिमान। जैसे सगेशियस का मतलब वाइज। तो सगेशियस वैसा आदमी जो कि भी किसी भी चीज़ को बहुत ही तर्कपूर्ण तरीके से चीज़ों को समझता हो। तो इस तरह का जो उसका एक्ट ऑफ डूइंग जो थिंग्स है, उस चीज़ को आप सगेशियस बोलेंगे। ठीक है। तो आप फुलिश माने तो जानते हैं बेवकूफ़, वाइज बुद्धिमान। नैब, नैब का मतलब होता है सीधा साधा आदमी जो छल कपट नहीं है। ठीक है। तो वैसे लोगों को नैब बोलते हैं। ठीक है। जो घुमा फिरा के बात नहीं करते हैं, जिसको भोला भाला बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? भोला भाला। तो उसको बोलते हैं नैब बोलते हैं। ठीक है। अब रैश, रैश का मतलब क्या है? रैश का मतलब हो गया कि किसी भी चीज़ को बिना सोचे समझे कर डालना। तो उस चीज़ को आप वो रैश, रैश बोलेंगे। ठीक है। रैश डिसीजन, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो डिसीजन लिया गया है लेकिन बिना सोचे समझे वो डिसीजन लिया गया है। तो इस तरह से रैश वर्ड का यूज होता है। मेटिक्यूलस, मेटिक्यूलस का मतलब क्या है? मेटिक्यूलस, मेटिक्यूलस का मतलब होगा कि एडजेक्टिव। पहले तो आप जाने ये एडजेक्टिव है। काफ़ी बारीकी पूर्ण किया गया काम। जैसे अगर सीबीआई के बारे में बात करें तो सीबीआई का क्या काम है? सीबीआई जो है वो केस को मेटिकुलसली इंक्वायरी करते हैं। मेटिकुलसली इंक्वायरी करते हैं यानी काफ़ी ही बारीकी से चीज़ों को इंक्वायरी करते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो मेटिकुलस का क्या अपोजिट वर्ड है? ठीक है। तो ये मेटिकुलस एग्जैक्ट, एग्जैक्ट तो हो नहीं सकता है। उसके बाद क्या है? प्रिसाइज, संक्षिप्त, रिग्रेस और दोस्त इस वर्ड में कुछ मिस्टेक रह गया है। ठीक है। तो मैं इस वर्ड को मैं बाद में डिस्कस कर लूँगा। तो कुछ एरर है। ठीक है। तो इसको मैं अगले वीडियो में मैं कर दूँगा। कुछ मिस्टेक इसमें है। अगले क्वेश्चन में है प्रोडिगल। प्रोडिगल का मतलब क्या? देखिए वन वर्ड सिचुएशन में प्रोडिगल का यूज आया है। ठीक है। प्रोडिगल का यूज वन वर्ड सिचुएशन में किया गया है। वन वर्ड सिचुएशन में किया गया तो क्या है? आपको क्या ढूंढना है? अपोजिट वर्ड। तो यहाँ सारे वर्ड का मीनिंग आप जानेंगे। प्रोडिगल का मतलब कि वन हु माने अ पर्सन हु, पर्सन हु स्पेंड्स मनी केयरलेसली, केयरलेसली या स्पेंड मनी टू मच, तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रोडिगल बोलते हैं। ठीक है। तो फिजूल खर्ची करने वाला। ठीक है। फिजूल खर्ची करने वाला, तो उसको बोलते हैं प्रोडिगल। ताप वेस्टफुल, बर्बाद करने वाला। एक्स्ट्रावेगेंट, फ्रूगल, मितव्ययी अपोजिट है। तो मितव्ययी तो ये ज़्यादा करने वाला, तो ये कम करने वाला, इसको बोलते हैं मितव्ययी। क्या बोलते हैं? देखिए हिंदी भी आपकी हिंदी है ना AEDO में, तो इस तरह से हिंदी में लिख देता हूँ साथ में। इसका मतलब हुआ कि अ पर्सन हु स्पेंड्स लेस मनी, जो बहुत कम खर्च करना चाहता हो। ठीक है। तो उसको बोलते हैं
फ्रूगल मितव्ययी, जिसको बोलते हैं इकोनॉमिकल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इकोनॉमिकल, ठीक है, इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल बोल सकते हैं। तो अच्छा, प्रोडिगल का एक वर्ड और हो सकता है स्पेंड थ्रिफ्ट, जो बहुत पूछता है। क्या बोलते हैं? स्पेंड थ्रिफ्ट, स्पेंड थ्रिफ्ट, नोट कर लेंगे, ये बहुत ज़्यादा खर्चा करने वाला है। प्रोडिगल को भी स्पेंड थ्रिफ्ट, बेस्टफुल सिनोनिम्स हो गया, स्पेंड थ्रिफ्ट सिनोनिम्स हो गया, एक्स्ट्रावेगेंट भी सिनोनिम्स हो गया, फ्रूगल एंटोनिम्स हो गया, मितव्ययी वन हु स्पेंड्स लेस मनी, ठीक है, तो आप फ्रूगल हो गया। लेविश, लेविश का मतलब कि भाई आप पर्सन हु स्पेंड्स मनी केयरलेसली, पैसा उड़ाने वाला, ठीक है। चलता हूँ अगले क्वेश्चन में। कैंडिड, कैंडिड का मैं पिछले वीडियो में भी मैं जिक्र किया हूँ। कैंडिड का मतलब होता है कि बिना छुपा हुआ, स्पष्ट, नॉट हिडन। कैंडिड का मतलब नॉट हिडन। तो यानी कि कैंडिड बोलते हैं उसको कि ऑनेस्ट, फ्रैंक, ये सिनोनिम्स है कैंडिड का, या ट्रूथफुल्ली, ए कैंडिड, कैंडिड का सिनोनिम्स है सिंसियर, सच्चा आदमी, ठीक है। कैंडिड स्टेटमेंट मैंने बिल्कुल ट्रूथफुल स्टेटमेंट, ऑनेस्ट और स्टेटमेंट, क्लियर स्टेटमेंट जिसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया। इवेसिव, इवेसिव का मतलब होता है, सॉरी, इवेसिव का मतलब ये आपका अपोजिट वर्ड है, तो अपोजिट वर्ड है तो इसके अनुसार आप का इवेसिव आंसर हो जाएगा। इवेसिव का मतलब होता है किसी भी चीज़ को क्लियर नहीं, छुपा के, टाल मटोल करके रखना, सही चीज़ नहीं बताना, जो बताने कैंडिड बोलेंगे, बताना नहीं, ये एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव के सेंस में है कि उसका जो एक्ट ऑफ डूइंग है वो कहीं ना कहीं वो हिडन है। तो इस सेंस में है कि इवेसिव, यानी कि नॉट माने हिडन, नॉट हिडन कैंडिड हो गया, तो इसका मतलब वो क्या? हिडन, क्या? हिडन, न छुपा हुआ, इवेसिव। अब अगले वर्ड आर्डेंट। आर्डेंट का मतलब क्या होता है? आर्डेंट आगे देखें तो अगर कहें जोशीला, जीलस, देखते हैं, एक जेलस होता है, एक जीलस होता है, ये पॉजिटिव वर्ड है, होना चाहिए। किसी भी चीज़ करने के लिए एकदम उत्सुक होना, जीलस होने का जो क्वालिटी है उसको जीलस बोलते हैं। फर्वेंट भी वही है, पैशनेट। अपेथेटिक नहीं, अपेथेटिक का मतलब होता है कि किसी चीज़ के प्रति उदासीन होना, नॉट इंटरेस्टेड रिगार्डिंग समथिंग, तो अपेथेटिक होगा। आर्डेंट का क्या अपोजिट वर्ड है, तो यहाँ पे अपेथेटिक होगा, ठीक है। तो चलता हूँ मैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश। इससे पहले मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा, ये चारों जो ऑप्शन में है ना, ये वन सब्स्टिट्यूशन में पढ़ता है, मैंने आपको पढ़ना होता है, तो क्या है एग्जाम में पूछता है। तो ये चार अगर जानेंगे तो एक क्वेश्चन से चार कवरेज हो जाएगा। तो इससे पहले कुछ चीज़ बताना चाहूँगा। ये जो हर्ब है, हर मीन्स होता है औषधि, जो होता है ना, हर्बिवरस, हर्ब जोर, अगर दोनों को जोड़े तो हर्ब जोर, हर्ब जोर विवरस, ओहो, अच्छा, हर्ब एक, समझे, हर्ब होता है कि वेज से संबंधित है, तो यानी वेजिटेरियन। तो हर्बिवरस का मतलब कि वन हु ईट्स वेजिटेबल्स, जिसको बोलते हैं शाकाहारी। क्या बोलेंगे? शाकाहारी। तो आप इस तरह से बोल सकते हैं। और कार्निवरस का मतलब कार्नी, कार्नी रूट वर्ड है,
करनी, करनी, करनी प्लस वोरस। रूट जानेंगे तो बहुत सारे वर्ड का फॉर्मेशन करना सीख जाएंगे। कार्नी मीन्स क्या होता है? फ्लेश होता है। कार्नी मीन्स क्या होता है रूट में? फ्लेश। अब फ्लेश का मतलब होता है मांस। अब वोरस मीन्स जो खाने की बात है, भक्षण की बात है, उसके बारे में बोला गया है, या सर्व करने की बात है। तो पर्सन हु सर्व फ्लेश, या ये जो मांस खाता हो, तो उसको बोलते हैं मांसाहारी। क्या बोलेंगे? मांसाहारी। अब ओमनीवरस, तो ओमनीवरस का मतलब ओमनी, क्या? ओमनी रूट वर्ड है। तो ओमनी याद रखेंगे। तो ओमनी जहाँ भी होगा उससे ऑल का सेंस आएगा। ऑल का मतलब कि दोनों, हर्ब एंड कार्नी दोनों की बात हो रही है। तो ओमनी प्लस वोरस, तो इसका मतलब क्या है? अ पर्सन हु ईट्स बोथ वेज एंड फ्लेश, तो ऑमनिवरस, जिसको बोलते हैं सर्वाहारी। हिंदी में क्या बोलते हैं? सर्वाहारी। देखिए हिंदी में हर्बीवरस को बोलते हैं शाकाहारी, शाकाहारी। कार्निवरस को मांसाहारी, और ऑमनिवरस को बोलते हैं सर्वाहारी, सर्वाहारी। और कैनिबल को बोलते हैं नरभक्षी। नरभक्षी को मतलब अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, तो आपका कैनिबल आंसर होगा, जिसको बोलते हैं नरभक्षी, नरभक्षी। ठीक है, तो मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन है। पर्सन हु लव्स बुक, ये तो बिब्लियोफाइल होता है। बिब्लियोफाइल, फाइल मीन्स कहीं भी होगा ना, तो बिब्लियोफाइल का यूज कर रहा है। तो ये बुक से, पर्सन हु लव्स, पुस्तक प्रेमी को बोलते हैं। ये लिंग्विस्ट, लैंग्वेज से संबंधित है। एंगुलर वर्ड है। एंगुलर का वर्ड का मतलब क्या होता है कि आप ऐसा समझें कि अ पर्सन हु, अ पर्सन हु कैचेज फिश एज अ हॉबी। देखिए प्रोफेशनल नहीं है ये, आप फिशरमैन अलग होता है, एंगलर अलग है। एंगलर का मतलब हुआ कि पर्सन जो कि अपने हॉबी के लिए, हॉबी के तौर पे मछली को पकड़ता हो, उसको बोलते हैं एंगलर। आर्कियोलॉजिस्ट तो जानते ही हैं, पुरातत्ववेता, जो कि आपका हिस्ट्री में अध्ययन करता है पुरानी चीज़ों का, तो बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। तो ठीक है, अगले क्वेश्चन में की ओर मैं चलता हूँ। अब अगले क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, जिसको बोलते हैं अनेक शब्दों से एक शब्द। अनेक शब्दों से एक शब्द ही चल रहा है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन भी वही है, कोई बात नहीं। अ प्लेस वेयर वर्ड्स आर केप्ट, वर्ड्स आर केप्ट, फोकस रहेंगे, वर्ड्स की बात हुई है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन का चारों ऑप्शन है मैं क्लियर करना चाहूँगा। एक्वेरियम, एक्वेरियम क्या है? एक्वेरियम, एवियरी, टेरियम और एक्वेरियम। ठीक है, एक्वेरियम दो दो हो गया है, कोई बात नहीं। एक्वेरियम, अब एक्वेरियम दो दो ऑप्शन में हो गया है दोस्त, तो कोई बात नहीं। वर्ड के बारे में जब आप देखेंगे तो एक्वेरियम, एवियरी, टेरियम, ये वर्ड में से तीन को अंतर जानना है, तो आप तीन वर्ड का आप डिफरेंसेस करना सीखेंगे। ठीक है, जब आप डिफरेंसेस करेंगे तो आप देखेंगे कि एक्वेरियम, एवियरी और टेरियम। टेरियम का मतलब होता है कि आप एक तरह से आप ऐसा समझिए कि एक बॉल, कोई बॉल है ना, उसमें प्लांट, छोटे छोटे प्लांट को आप ग्रो करते हैं, तो इसको बोले टेरेरियम। ठीक है, क्या बोलते हैं? टेरेरियम। एक्वेरियम तो फिश से जानते ही हैं, फिश से संबंधित है एक्वेरियम। अब यारी अब क्या है?
वर्ड से संबंधित है। तो बस यही समझना है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में क्या, द प्लेस वेयर बीज लिव। बीज मीन्स मधुमक्खी, ऐसे जगह जहाँ के मधुमक्खी रहता हो। तो मधुमक्खी रहता हो उसको बोलते हैं एपियरी। क्या बोलते हैं इसको, तो बीज से संबंधित पहला है, ये आंसर होगा। और वर्ड्स का क्या, वर्ड्स और एवियरी। यहाँ पे एपियरी बीज अगर हो मधुमक्खी के लिए होता है ये, और एवियरी का मतलब तो मैं बता दिया है, ये वर्ड से संबंधित है। नर्सरी तो जानते ही हैं आप, और मैनेगरी में पशुशाला होता है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में की ओर मैं चलता हूँ। इडियम्स एंड फ्रेजेज। इडियम्स एंड फ्रेजेज का मतलब है कि मैं एक चीज़ बताता हूँ, इडियम्स एंड फ्रेजेज में आपको जो वर्ड दिया है उसके जस्ट फिगरेटिव मीनिंग उसके पीछे छुपा रहता है। एट क्रॉस पर्पसेज, एट क्रॉस पर्पसेज का मतलब मान लेते हैं कि एक आदमी ये है, एक आदमी ये है, और ये दोनों किसी भी मैटर पे दोनों एग्री नहीं हो पा रहा है। यानी कि क्या है कि ये दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो इसके कारण इसको एट क्रॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एट क्रॉस। एट क्रॉस का मतलब एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, एक बात पे सहमत हो ही नहीं रहा है मैटर पे। तो इस तरह से देखेंगे तो इसका होता है इन कन्फ्यूजन, या कहीं इन डायलेमा भी रहेगा तो आप ऑप्शन के अनुसार आप समझ लेंगे, ठीक है। तो इन कन्फ्यूजन में होना, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन स्पिल द बीन्स। मैं ये पिछले बार भी आ चुका है बट वर्ड पावर को लेके मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ स्पिल द बीन्स का मतलब क्या है कि किसी भी डाइवल्ज द सीक्रेट, किसी भी रहस्य को खोलना या रहस्य को बताना, ठीक है। तो उसको बोलते हैं डाइवल्ज द सीक्रेट, स्पिल द बीन्स। तो आप इस तरह से इसका आंसर होगा डाइवल्ज अ सीक्रेट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है टू बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश का मतलब कि घुमा फिरा के बात करना, माने कहने का मतलब है कि डायरेक्टली नहीं बोलना, बताना, घुमा फिरा के टाल मटोल के करना। तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, घुमा फिरा के बात करना, घुमा फिरा कर बात करना, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट, टॉक इनडायरेक्टली। तो इस तरह से जैसे पुलिस इंक्वायरी में लेती है ना किसी को, तो अगर चोर होता है तो क्या करता है, बीट अबाउट द बुश करता है, उन्हें घुमा फिरा के बात करेगा, वो डायरेक्ट नहीं बताता है। उसकी पिटाई किया जाता है, उसको पनिश करता है, तब वो लास्ट में बताता है। तो इस तरह से बोलते हैं बीट अबाउट द बुश, ठीक है। अगला है द बर्न द मिडनाइट ऑयल। देखिए मिडनाइट, रात में तेल को जलाना, समझिए ये डायरेक्ट इससे संबंधित, इसके पीछे समझिए यूज किरोसिन, ये कभी यूज नहीं कीजिएगा, डायरेक्ट इस तरह से होगा तो ये ऑप्शन में हो ही नहीं सकता है। बेस्ट टाइम, जी नहीं। स्टडी और वर्क लेट एट द नाइट, एंजॉय नाइट पार्टी, जी नहीं। ये होगा स्टडी और वर्क लेट एट नाइट। जिस तरह से मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी रात के 1 बजा है और मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो क्या कर रहा हूँ, तो बर्न द मिडनाइट ऑयल कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से रात में देर तक जाग के काम करना। देखिए सफलता के लिए तो काम करना होगा ना। तो दोस्त मैं जिस तरह से मैं आज जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ आपके लिए, आपको जिताने के लिए, आपको जंग जीतना है, तो आप ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप पे करता है कि आप जंग जीतने में मेरा सपोर्ट करें। मैं चाहता हूँ आप जंग जीतें और इसके लिए मैं जग रहा हूँ। तो आप कम से कम आप तो अपने लिए तो कर ही सकते हैं ना, ठीक है। अगले वीडियो में मैं अगले क्वेश्चन की ओर में जा रहा हूँ। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट क्या है, ही इज मोर काइंडर देन हीज ब्रदर। पहले सेंटेंस को समझें क्या है, मोर काइंडर देन का मतलब कंपैरेटिव डिग्री यूज किया ना। तो कंपैरेटिव डिग्री का क्या रूल है, ओ अच्छा ये डबल कंपैरेटिव डिग्री यूज हुआ है। तो दो कंपैरेटिव डिग्री, डबल कंपैरेटिव डिग्री यूज नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या होना चाहिए, ही
इज मोर काइंड देन हिज ब्रदर। मोर काइंडर नहीं होगा। देखिए मोर क्या है, मच मोर कंपैरेटिव, मच मोर मोस्ट, यही तो होता है। तो आप तो मोर का यूज जब करेंगे तो इसके बाद जो एडजेक्टिव आएगा वो काइंडर नहीं, क्या होगा, एडजेक्टिव फॉर्म रहेगा उसका, काइंड होता है। ठीक है। हाँ, कब कर सकते थे, अगर यहाँ ब्यूटीफुल होता तो मोर ब्यूटीफुल कर सकते थे, लेकिन ब्यूटीफुलर तो नहीं हो सकता है ना। ठीक है, तो आप फोकस रहें। तो ही इज मोर काइंड देन हिज ब्रदर, कहाँ, मोर काइंड देन ए ऑप्शन। ठीक है, चलता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। नीदर ऑफ द टू ऑप्शंस आर एक्सेप्टेबल। ठीक है, तो नीदर ऑफ द, एक यहाँ पे आप फोकस रहेंगे, कुछ चीज़ें हैं जो आप फॉलो करेंगे। नीदर, अगर नीदर या ईदर, चलिए, या ईच या वन या एवरीवन, या एवरीवन के साथ अगर कोई ऑफ से जुड़ा हो तो इसके बाद वाला नॉन तो प्लूरल होगा ही, प्लूरल नॉन होगा। क्या होगा, प्लूरल नॉन होगा, लेकिन सब्जेक्ट क्या होगा, एक मिनट, नीदर, ईदर, ईच, ठीक है, ईच या वन, ओ एन ई, अगर ऑफ से जुड़ा हो तो यहाँ पे प्लूरल नाउन होगा, प्लूरल नाउन होगा। लेकिन जो वर्ब होगा, वर्ब का जो एग्रीमेंट होगा, ये प्लूरल नाउन के अनुसार नहीं होगा। ये ऑफ के आगे जो, जैसे नीदर, ईदर और ईच ऑफ से जुड़ा हो, नीदर, ईदर और ईच या वन ऑफ से जुड़ा हो, और उसके बाद तो नॉन प्लूरल आना ही है, लेकिन वर्ब जो होगा वो सिंगुलर होगा। क्या वर्ब होगा, सिंगुलर होगा। तो इस तरह से आप चेक कीजिए, नीदर ऑफ द टू ऑप्शंस आर एक्सेप्टेबल। यार ऑप्शंस के अनुसार नहीं होगा, ये नीदर के अनुसार होगा, तो इज एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलें। क्या क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। इन स्पाइट ऑफ डिफिकल्टीज सी कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। ठीक है, वेरी गुड। देखिए इन स्पाइट ऑफ, पहले तो समझे इन स्पाइट ऑफ होता है, नहीं तो डिस्पाइट होता है। तो एक तो यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं प्रॉमिस किया हूँ कि आपको ग्रामर पढ़ाते पढ़ाते मैं ग्रामर क्लियर कर दूँगा। तो ठीक है, यहाँ पे इन स्पाइट ऑफ, देखिए इन स्पाइट ऑफ, स्पाइट के साथ ऑफ लगता है कि डिस्पाइट के साथ नहीं लगता है। तो इन स्पाइट ऑफ इक्वल टू डिस्पाइट होता है। क्या होता है, डिस्पाइट, दोनों का एक ही अर्थ है। तो इन स्पाइट ऑफ लिखिए चाहे डिस्पाइट लिखिए, डिस्पाइट ऑफ लिखना गलत है। ठीक है, तो आप इस तरह से आप याद रखें, इन स्पाइट ऑफ इक्वल टू डिस्पाइट। चलिए तो फिलअप है, आगे की बात मैं बात करता हूँ। इन डिफिकल्टीज का मतलब प्रॉब्लम, और ये IES लगा है। ठीक है, एक काउंटेबल नाउन है। क्या है, काउंटेबल नाउन है। क्या है, काउंटेबल नाउन। और काउंटेबल नाउन के पहले यूज होता है मेनी का। किसका यूज होता है, मेनी का, काउंटेबल नाउन। और काउंटेबल नाउन को प्लूरल यूज किया था, प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा। क्या आएगा, मेनी के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन। प्लूरल काउंटेबल नाउन, मेनी के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक है, अब मच के साथ जो होगा, जैसे मेनी बुक्स बोलेंगे, तो इस तरह से आप मेनी डिफिकल्टीज होगा या क्या होगा। देखिए ऑप्शन में पहले में आप जान लें इन चीज़ों को। अब मच का मतलब होता है कि मच का यूज जो करेंगे
वो काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन के साथ करेंगे। किसके साथ करेंगे? अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन से पहले अधिक के सेंस में, जैसे मच वाटर, तो उसके लिए मेनी वाटर कहना गलत है, ठीक है, तो वह मच वाटर, जैसे बोल सकते हैं मच वाटर। यहाँ है ये क्या है? काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। अब बात रह गई तो मच तो हो नहीं सकता है। प्लेंटी, प्लेंटी अकेले नहीं होता, प्लेंटी के साथ ऑफ लगाते हैं। क्या लिखते हैं? प्लेंटी ऑफ। प्लेंटी ऑफ के साथ दोनों होता है, काउंटेबल नाउन के लिए भी होता है, ए प्लूरल ये दोनों के लिए होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन को तो प्लूरल बना ही सकते हैं ना? नहीं बना सकते हैं, फिर उसका मीनिंग बदल जाता है, ठीक है। प्लूरल बनाने का दूसरा तरीका है, लेकिन उस वर्ड के साथ एस या एस लगा के आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लेंटी ऑफ, तब प्लेंटी के साथ ऑफ आना जरूरी है, जो कि आप देखेंगे तो इन स्पाइट के साथ ऑफ आया, उसके बाद प्लेंटी डायरेक्ट नहीं रख सकते हैं, ऑफ तो है नहीं, तो आप प्लेंटी भी दे नहीं कर सकते, मल्टीपल होगा नहीं तो मेनी हो जाएगा, ठीक है। तो आप चीज़ों को इस तरह से एनालिसिस करके आप बनाएंगे, ठीक है। चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वी विल अराइव। अब यहाँ पे कंफ्यूजन आपको होगा, तो मैं यहाँ से थोड़ा क्लियर करना चाहूँगा अब चीज़ों को। अगर अराइव के साथ ही बात हो रही है, अराइव, ठीक है। अगर क्लॉक टाइम है, टाइम हो सकता है, क्या है? क्लॉक टाइम है। एक काम करते हैं, क्लॉक टाइम अगर है, अराइव की बात मैं कर रहा हूँ, अगर क्लॉक टाइम है, क्लॉक टाइम का मतलब जैसे 5 o'clock 6 o'clock, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या यूज करना है? तो क्लॉक टाइम के लिए आप हमेशा एट का यूज कीजिए, ठीक है। क्लॉक टाइम के लिए आप क्या करेंगे? यूज एट का यूज करेंगे। लेकिन अगर डे और डेट होगा, अगर क्या है, डे है या डेट है, तो आप ऐसा करें, इसको इधर करता हूँ, ठीक है, एस, एक मिनट, क्लॉक टाइम है तो यहाँ आपको एट का यूज करें क्लॉक टाइम से पहले, ठीक है। अगर डे और डेट कोई है, जैसे मंडे, ट्यूसडे या कोई डेट दे रखा है फिक्स, तब आप उस सिचुएशन में ऑन का यूज कीजिए, ठीक है। और अगर मंथ और ईयर अगर है, क्या है, मंथ और ईयर है, तो उसको आप इन का यूज करें। अब यहाँ पे क्लियर है, ही विल अराइव 5 o'clock, क्लॉक वाला टाइमिंग है, तो आप एट का यूज हो जाएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगर यहाँ पे रहता ही विल अराइव मंडे और फिलअप रहता, तब वहाँ पे ऑन मंडे देना पड़ता आपको, या कोई डेट रहता तो देना पड़ता। और ही विल अराइव जनवरी, फरवरी, कुछ भी, तो आपको क्या करना, तो इनका यूज करना पड़ता है, ठीक है। हालांकि ही विल अराइव इन मंथ और ईयर, इसके अनुसार वर्ब का भी आपका यूज हो सकता है, आप चेंज करें। तो आप चीज़ों को इस तरह से एनालिसिस करके समझेंगे ना, तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे अगला क्वेश्चन की ओर, फिल इन द ब्लैंक्स। दोस्त यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स क्या है? नीदर द टीचर और नॉट द स्टूडेंट। देखिए, मैं नीदर का यूज एक तो बताया हूँ कि नीदर के बाद अगर ऑफ आता है, उसके बाद जस्ट प्लूरल नाउन आता है, तो आप सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, क्लियर। अगर नीदर नॉर से कोई जुड़ा हो, कहने वाला नीदर और नॉर से जुड़ा हो, इसी तरह से तो सब्जेक्ट होगा ना। तो इस तरह से अगर कोई सब्जेक्ट जुड़ा हो, तो आप एक सब्जेक्ट यहाँ होगा, एक सब्जेक्ट यहाँ होगा, तो वर्ब किसके अनुसार होगा, ये सोचना है।
तो वर्ब जो होगा वो आगे वाला सब्जेक्ट के अनुसार होगा। ठीक है, तो आप इस तरह से देखा, आप इसके आधार पे करें तो नीदर द टीचर नॉट द स्टूडेंट, तो यहाँ क्या होगा, ईच आर वाज एंड वर अवेयर ऑफ द चेंजेज। देखिए ये अगर देखेंगे तो ये पास्ट की बात हो रही है, सेंस से पास्ट जाएगा। इसका सेंस है कि ना तो स्टूडेंट, ना तो टीचर और ना ही स्टूडेंट क्या थे कि अवेयर, चेंजेस के प्रति अवेयर नहीं थे। तो यहाँ टीचर पे ज़्यादा फोकस है। आप ऐसे भी सेंटेंस पढ़ेंगे ना तो टीचर के, देखिए ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट टीचर का है ना, जब टीचर ही सही नहीं तो स्टूडेंट का क्या कहना है। तो इसलिए यहाँ ज़्यादा जोर टीचर पर है। तो रूल जो जितना भी बनता है ना लॉजिक होता है, अगर उस लॉजिक के पीछे जाएंगे तो कुछ भी एक्सेप्शन नहीं है। तो खैर तो इसके अनुसार नीदर के साथ सब्जेक्ट क्या है, टीचर है। तो सबसे पहला सब्जेक्ट टीचर, टीचर के अनुसार यहाँ लाना है। अब अगर ईच दे की बात, सेंस से बाज का यूज होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सी हैज़ बीन वर्किंग हियर। चलिए तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, बहुत ही सिंपल है। देखिए यहाँ पे क्या यूज देखना है कि एक पीरियड ऑफ टाइम होता है। क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब जैसे 4 आवर्स या 5 आवर्स या 4 मंथ्स, एक पीरियड चलेगा, या 4 या 5 जो भी है। तो इस तरह से आप एक पीरियड की मैं बात कर रहा हूँ, तो पीरियड अगर होगा तो उसमें फॉर का यूज कीजिए। अगर पॉइंट ऑफ टाइम हो, एग्जैक्ट टाइमिंग, वहाँ से कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। जो पॉइंट ऑफ टाइम, तो पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब अगर कोई ईयर का नाम दे दिया हुआ जैसे 1979, अगर कोई ईयर, एक मिनट, ईयर, अगर ईयर हो जैसे 1979 या जनवरी लिखा हो, तो इस तरह से पॉइंट ऑफ टाइम अगर हो तो आप सिंस का यूज कीजिए। तो आप देखिए ईयर का यूज किया तो आप सिंस का यूज करें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है स्पेलिंग करेक्शन। स्पेलिंग करेक्शन, देखिए दोस्त इसका तो कुछ रूल भी हैं, लेकिन कुछ वर्ड तो आपको जानना होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको कन्फ्यूजन स्पेलिंग करेक्शन में अक्सर होती है। तो यहाँ कमिटी में आप एक चीज़ याद रखेंगे, इसमें 3 ऐसा लेटर है जो डबल डबल आता है, एक एम, एक टी, एक ई। कभी भी दिमाग में आप सेट कर लें। तो COEM आना चाहिए, ITT और EE, यानी कि सी। तो इस तरह से आप माइंड में सेट करें चीज़ों को। ठीक है, प्रिविलेज में होता है विशेषाधिकार, PRIVILEGE, किसमें है PRIVILEGE, हाँ बी ऑप्शन, बी सही है तो बी। ठीक है, तो इसमें तो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है नहीं। सुपरसीड में सारा जो होता है वो एसी होता है, सी का यूज कहीं नहीं होगा। नंबर 1 दिमाग में डालें, क्योंकि सी का ही यूज करता है इसमें गलत करवाने के लिए। तो सुपर SUPR, सुपर सीड भी होता है तो SEDE। तो आप किस में जाएंगे, सुपरसीड। जैसे कोई सुपरसीड, रूल को सुपरसीड कर दिया, यानी वायलेट कर दिया। ठीक है, इसका सेंस होता है वायलेट, ट्रांसग्रेस, तो सुपरसीड का अर्थ होता है। तो दोस्तों जैसा कि आपने आज एक्सप्लेनेशन में मेरा देखा, और मैं काफ़ी मेहनत करता हूं इसके लिए, तो मैं आपका भी शुक्रगुजार हूं कि आपका समर्थन काफ़ी मिलता है। आप सपोर्ट इस तरह से करते रहें। बट दोस्त आपसे एक नम्र निवेदन है कि वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करें, और सब्सक्राइब इसलिए करें कि ताकि मेरी न्यू वीडियो आए
तो आपको मिल सके, क्योंकि मैं बीपीएससी एईडीओ के लिए बहुत सारी चीज़ें मैं तैयार कर रहा हूँ जो आपके लिए पैनेसिया का काम करेगा, जो रामबाण का काम करेगा एग्जामिनेशन हॉल में। तो लास्ट में इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगले वीडियो के लिए आप इंतज़ार कीजिए। थैंक यू।